नमस्कार। जीके फंडे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। फुल डिटेल्स के साथ बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं और जहां तक मुझे विश्वास है कि हमारे चैनल से आपको 40 से 60% तक प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल पर यदि नए हैं आप और राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, तभी आपको हमारे वीडियोज़ की जानकारी मैसेज के माध्यम से मिल पाएगी। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थानी भाषा व बोलियां एवं राजस्थानी लिपि के बारे में। ये टॉपिक जो है ये हमारे वीडियो की मेंस परीक्षा का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे, गारंटीड मिलेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम इस विषय से, इस टॉपिक से हम जो 20 साल में सवाल पूछे गए हैं राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में, उनको भी करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना ये टॉपिक आता है और कितना आपको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये पीडीएफ जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं और इसके अलावा और दूसरी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना है। वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और इस पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए और भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थानी भाषा व बोलियों को हम पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा उद्गम व विकास। भारत के सबसे बड़े प्रांत राजस्थान के निवासियों की मातृभाषा राजस्थानी है। भाषा के विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भाषा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो भारोपीय जो शब्द है ये भारत और यूरोपीय भाषाओं का भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आपकी राजस्थानी भाषा आती है। राजस्थानी भाषा के उद्भव एवं विकास का गौरवमय इतिहास है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है आपकी सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से। कुछ विद्वान इसे नागर अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ भी मानते हैं। राजस्थानी भाषा के, और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये भारोपीय परिवार की भाषा है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा के इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि 1835 यानी कि सन 778 ईस्वी में उघोतन सूरी द्वारा लिखित, ये पेपर में पूछा गया है भाई ये सवाल। एक तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कुवल्यमाला है इसके लेखक हैं उघोतन सूरी और इसमें 18 देसी भाषाओं का जिक्र है। तो यही पेपर में पूछा गया था। जून जो 18-19 जून को बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था, उसको उठा के देखिए पेपर को, ये सवाल हूबहू पूछा गया है। कुवल्यमाला में कितनी भाषाएं राजस्थान की वर्णित हैं, तो 18 देसी भाषाओं का वर्णन है। इसमें मरु भाषा को भी शामिल किया गया है जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। इसी प्रकार कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल के आईने अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा शब्द प्रयुक्त किया गया है। अबुल फजल ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है। तो ये यहाँ पे जो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से। आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, यहीं से सवाल बनते हैं। जो हाईलाइट कर रहा हूँ पोर्शन उसको ज़रूर गौर से देखिए। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है पिंगल शिरोमणि के लेखक कौन है। उनका नाम है कवि कुशल लाभ। अबुल फजल ने क्या लिखा था, आईने अकबरी। दोनों ही यहाँ पे याद रखिएगा आप। अबुल फजल ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है। यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ
में प्रयुक्त किया था। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम पियर्सन्स ने, ओके, 1912 ईस्वी में। और उनकी बुक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें किया गया था। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पे हुआ था, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का समूह नाम था, सामूहिक नाम था। यही नाम अब इस प्रदेश की भाषा के लिए मान्य हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इनकी भिन्न बोलियां हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, परंतु इसे अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना बाकी है। देखिए, केंद्रीय साहित्य अकादमी जो है उसने राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, लेकिन संवैधानिक दर्जा इस भाषा को, राजस्थानी भाषा को अभी तक नहीं मिला है। राजस्थानी को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के संबंध में सलाह देने हेतु केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन भी किया है। राजस्थानी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पे याद रखिएगा, अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अतः 10वीं शती तक तो इस पर अपभ्रंश का ही अत्यधिक प्रभाव रहा। 13वीं सदी आते आते प्राचीन पश्चिमी राजस्थान ने अपभ्रंश से अंतिम रूप से संबंध विच्छेद कर लिया था, परंतु राजस्थानी एवं गुजराती को मिला जुला रूप, राजस्थानी और गुजराती का मिला जुला रूप 16वीं सदी के अंत तक चलता रहा। साथ ही दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं भी स्पष्ट रूप से उभरने लगी। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। राजस्थानी के विकास को निम्न चरणों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला चरण है गुर्जर अपभ्रंश, दूसरा जो कि 11वीं सदी से 13वीं सदी तक रहा, गुर्जर अपभ्रंश। दूसरा जो चरण था वो था प्राचीन राजस्थानी, जो कि 13वीं से 16वीं सदी तक रहा। तीसरा चरण मध्य राजस्थानी, जो कि 16 सदी से 18वीं सदी तक रहा। और चौथा चरण रहा अर्वाचीन, आधुनिक राजस्थानी जिसको कहते हैं, और ये 18वीं सदी से लेकर अभी तक चल रहा है। अब देख लेते हैं राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष। तो राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आर्य भाषाएं हैं, फिर वैदिक संस्कृत है जिसके 2 रूप हैं, पाली और संस्कृत। फिर पाली से यहाँ पे 3 अलग अलग वंश निकले, सौरसैनी प्राकृत और मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। अब सौरसैनी प्राकृत के 2 वंश निकले, गुर्जरी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। और गुर्जरी अपभ्रंश का ही हिस्सा है आपका राजस्थानी भाषा, ठीक है, और हिंदी भाषा। तो गुर्जरी अपभ्रंश याद रखिएगा, गुर्जरी अपभ्रंश और सौरसैनी प्राकृत। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी का विस्तार। वर्तमान में राजस्थानी भाषा बोलने वालों की संख्या 8 करोड़ से भी अधिक है। यह भाषा राजस्थान, मध्य भारत के पश्चिमी भाग, सिंध, पंजाब एवं हरियाणा के राजस्थान से सटे हुए क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रिसियंस प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके कि 11 वॉल्यूम्स में, जिसमें इस पुस्तक के 11वें वॉल्यूम और 20वें भाग में 9वीं जिल्द के दूसरे भाग में राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं निम्न प्रकार से बताई हैं। तो 5 उपशाखाएं हैं राजस्थानी भाषा की। कौन कौन सी हैं 5 उपशाखाएं? पश्चिमी, देखो 4 तो दिशाओं के हिसाब से होनी चाहिए। देखिए, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और दक्षिणी। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो याद हो गया। यहाँ पे उत्तर पूर्वी रहेगा, केवल पूर्वी नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्व से यहाँ पे दो उपशाखाएं हैं, मध्य पूर्वी राजस्थानी और उत्तर पूर्वी राजस्थानी। तो आप कैसे याद रखेंगे 5 शाखाओं को? 5 जो उपशाखाएं हैं राजस्थानी भाषा की, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी, इसकी प्रतिनिधि बोलियां कौन कौन सी हैं?
पश्चिम में आपका जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला क्षेत्र आता है, बीकानेर। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं आपका मारवाड़ी, क्योंकि मारवाड़ आपका जोधपुर वाला एरिया आ गया। मेवाड़ी, मेवाड़ी भाषा भी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में है। बागड़ी भाषा और शेखावटी, ये आपकी पश्चिमी राजस्थानी बोली की भाषा की प्रतिनिधि बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावाटी। फिर बात करते हैं मध्य और पूर्वी राजस्थानी की। मध्य पूर्वी राजस्थानी, इसकी मुख्य बोलियां हैं ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती। सेंट्रल ईस्टर्न राजस्थान, तो हाड़ौती प्रदेश जो है आपका ये पूर्व में ही पड़ता है, तो यहाँ पे आप हाड़ौती याद रख सकते हैं, ढूंढाड़ी याद रख सकते हैं। उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी में इसमें मेवाती आता है, जो आपका अलवर वाला क्षेत्र हो गया नॉर्थ में, उत्तर में और पूर्व में। यहाँ पे आपको मेवाती याद रखना है। मेवाती, अहीरवाटी को शामिल किया गया है, दो ही हैं, मेवाती और अहीरवाटी। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में आपका मालवी और निमाड़ी आता है, मालवी और निमाड़ी, ठीक है। तो एक बार दोहराने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी राजस्थानी में आपकी 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी में 2 बोलियां हैं, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आपकी मेवाती और अहीरवाटी शामिल है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में आपकी मालवी और निमाड़ी 2 बोलियां हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी और निमाड़ी। डॉक्टर LP टेसीटोरी ने राजस्थानी की बोलियों को निम्न 2 भागों में बांटा है। पश्चिमी राजस्थानी, LP टेसीटोरी ने 2 भागों में बांटा है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा है पूर्वी राजस्थानी। ओके, तो पश्चिमी राजस्थानी में शेखावटी, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, हटकी, थली, बीकानेरी, किशनगढ़ी, हैरोड़ी, सिरोही की बोलियां, गोड़वाड़ी और देवड़ावाड़ी, ये सभी शामिल हैं। पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां हैं, तोरावटी, खड़ी जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल और हाड़ौती आदि। विभिन्न विद्वानों के भाषा वर्गीकरण के मद्देनजर हम राजस्थानी भाषा को पूर्वी राजस्थानी एवं पश्चिमी राजस्थानी नामक 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां ढूंढाड़ी, जिसको जयपुरी कहा जाता है, हाड़ौती, मेवाती एवं अहीरवाटी। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, पूर्वी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां हैं ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती एवं अहीरवाटी। तथा पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं आपकी मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी एवं शेखावाटी। राजस्थान में हर 9 से 10 किलोमीटर के अंतराल पर बोली में अंतर आ जाता है। इस संबंध में यह कहावत सही है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। ये यहाँ की लोकोक्ति है, कहावत है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र। राजस्थानी भाषा की इन बोलियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले मारवाड़ी, कुवल्यमाला में जिसे मरु भाषा भी कहा गया है, वह यही मारवाड़ी है। कुवल्यमाला में मारवाड़ी को मरु भाषा कहा गया है, और मारवाड़ी का जो वहाँ पे जिक्र मिलता है कुवल्यमाला में 18 बोलियों का जिक्र है। इसका प्राचीन नाम मरुभाषा है, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। मारवाड़ी का आरंभ काल 8वीं सदी से माना जाता है। विस्तार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली और साहित्यिक दृष्टि से भी मारवाड़ी जो है राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है। इसका विस्तार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर एवं सिरोही जिलों तक है। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी के साहित्य रूप को डिंगल कहा जाता है। तो मारवाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है उसे क्या कहते हैं? डिंगल।
ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। जैन साहित्य एवं मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो मीरा के अधिकांश पद और जैन साहित्य मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। रजिए रा सोरठा, वेली किसन रुक्मणी री, ढोला मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य मारवाड़ी भाषा में रचित हैं। इसकी उत्पत्ति सोरसैनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। मारवाड़ी की बोलियां देखिए, मारवाड़ी की बोलियां हैं मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, ठटकी, थली, खैराड़ी, नागौरी, देवड़ावाड़ी और गोडवाड़ी। ये सभी आपको याद रखनी है। मारवाड़ी भाषा की मारवाड़ी की उपबोलियां हैं ये। मारवाड़ी जो बोली है उसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं? मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, ढटकी, थली, खैराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी। अब बात करेंगे मेवाड़ी बोली की। मेवाड़ी, ओके। उदयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं, इसलिए यहाँ की बोली को मेवाड़ी कहते हैं। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। मेवाड़ी बोली के विकसित और शिष्ट रूप के दर्शन हमें 12वीं और 13वीं शताब्दी में ही मिलते हैं। ठीक है। मेवाड़ी का शुद्ध रूप मेवाड़ के गांव में ही देखने को मिलता है। मेवाड़ी में लोक साहित्य का विपुल भंडार है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक इसी भाषा में है। अगली बोली जो पढ़ेंगे वो है वागड़ी, ओके। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के समवर्ती राज्यों का प्राचीन नाम वागड़ था। तो आपको यहाँ से प्राचीन नाम भी याद हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास के जो राज्य थे उनका प्राचीन नाम क्या था? वागड़। अतः वहाँ की भाषा वागड़ी कहलाई, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। वागड़ी पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। यह भाषा मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। यह भीलों में भी प्रचलित है। भीली बोली इसकी सहायक बोली है। अगली जो बोली है वो ढूंढाड़ी को पढ़ेंगे। उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा तथा अजमेर, मेरवाड़ा के पूर्वी अंचलों में बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी एवं ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। तो इन तीनों भाषाओं का प्रभाव है इसके ऊपर, ढूंढाड़ी के ऊपर, गुजराती का, मारवाड़ी का और ब्रज भाषा का। ढूंढाड़ी में गद्य एवं पद दोनों में प्रचुर साहित्य रचा गया है। संत दादू एवं उनके शिष्यों ने इस भाषा में रचनाएं की हैं। इस बोली को जयपुरी या झाड़शाही भी कहते हैं। तो इस बोली को क्या कहते हैं भाई? जयपुरी बोली या फिर झाड़शाही। झाड़शाही सिक्कों से आप यहाँ याद रख सकते हैं, जिनका संबंध जयपुर से ही है। तो इस बोली को जयपुरी या झाड़शाही भी कहते हैं। ढूंढाड़ी का बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी की 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए। ढूंढाड़ी बोली का बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 18वीं सदी थी, उसकी पुस्तक है 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तो ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां राजावाटी, तोरावाटी, चौरासी जो कि शाहपुरा के अंदर बोली जाती है, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और हाड़ौती। ये सभी आपकी ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां हैं, याद रखने लायक हैं। ये यहाँ से सवाल जरूर पुट हो सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? तोरावटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और हाड़ौती। अब बात करेंगे तोरावटी बोली की। तोरावटी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी भाषा की झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी भाग एवं दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग को तोरावाटी कहा जाता है। तो ये तो था वो क्षेत्र जिसका नाम तोरावाटी है।
झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग हो गया, सीकर जिले का पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग हो गया, और जयपुर का कुछ उत्तरी भाग, ये सब एरिया तोरावाटी कहलाता है। अतः यहाँ की बोली तोरावाटी कहलाई। काठेड़ी बोली जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में प्रचलित है, जबकि चौरासी जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी एवं टोंक जिले के पश्चिमी भाग में प्रचलित है। नागरचोल जो है ये आपकी पश्चिमी भाग एवं टोंक जिले के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग में बोली जाती है। जयपुर जिले के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली प्रचलित है। अब बात करेंगे हाड़ौती की, हाड़ौती बोली की। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। तो हाड़ौती वाला प्रदेश कौन सा है? कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारां हो गया, झालावाड़ हो गया, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहलाया? क्योंकि यहाँ पे हाड़ा राजपूतों ने शासन किया था, और यहाँ की बोली को हाड़ौती कहते हैं, जो ढूंढाड़ी की ही एक उपबोली है। और हाड़ौती जो है ये ढूंढाड़ी भाषा की ही उपबोली है। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, देखिए ढूंढाड़ी की उपबोलियां, तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी और हाड़ौती, ये सभी ढूंढाड़ी की ही उपबोलियां हैं। तो हाड़ौती भाषा जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम केलांग की हिंदी ग्रामर में सन 1875 ईस्वी में किया गया। इसके बाद अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में भी हाड़ौती को बोली के रूप में मान्यता दी। सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं हाड़ौती भाषा में हैं। वर्तमान में हाड़ौती, कोटा, बूंदी का कौन कौन सा हिस्सा है, तहसील हैं इंद्रगढ़ एवं नैनवा तहसीलों के उत्तरी भाग को छोड़कर, इन दो तहसीलों को छोड़कर, इंद्रगढ़ और नैनवा को छोड़कर, बूंदी पूरा, कोटा पूरा और बारां, किशनगढ़ और शाहाबाद तहसीलों के पूर्वी भाग को छोड़ दें तो बारां को ले लीजिए, और झालावाड़ के उत्तरी भाग की प्रमुख बोली है। हाड़ौती के उत्तर में नागरचोल, उत्तर पूर्व में सयापुरी, पूर्व तथा दक्षिण में मालवी बोली जाती है। अगली बोली पढ़ेंगे मेवाती। ओके, अलवर एवं भरतपुर जिले का क्षेत्र मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात कहलाता है। अलवर और भरतपुर जिलों का क्षेत्र, ओके, मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात कहलाता है। अतः यहाँ की बोली मेवाती कहलाती है। यह अलवर की किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ तहसीलों तथा भरतपुर की दींग व नागर तहसीलों के पश्चिमी उत्तर भाग तक तथा हरियाणा के गुड़गांव जिला व उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक विस्तृत है मेवाती बोली। यह सीमावर्तनी बोली है। उद्भव एवं विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजधानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव बहुत अधिक दृष्टिगोचर होता है। लाल दासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया है। तो मेवाती भाषा पर ब्रज भाषा का असर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो ब्रज भाषा जो है आपकी मथुरा साइड में बोली जाती है, और उसी साइड में आपका ये अलवर और भरतपुर वाला जिला हमारा लगता है राजस्थान का। और यहाँ पे जो गौर करने लायक बात है वो है लालदासी और चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में रचा गया है। देखिए ये वीडियो आपको हो सकता है एक बार में समझ ना आए, तो आप इस वीडियो को कम से कम एटलीस्ट 2-2 बार ज़रूर देखिए। हो सके तो टाइम बचे तो आप इसको ज़्यादा बार देखिए, 3-4 बार देखिए, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी परमानेंट मेमोरी में हमेशा के लिए। तो तसल्ली से देखिएगा, कोई हड़बड़ाहट में ना देखे, क्योंकि हड़बड़ाहट में पड़ा हुआ कोई काम का नहीं होता। तसल्ली से आप इस वीडियो को देखिएगा, एकदम इत्मीनान से, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चरणदास की शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं इस बोली में हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये दयाबाई जो हैं और सहजोबाई जो हैं ये किसकी शिष्याएं हैं? ये चरणदास की शिष्याएं हैं। स्थान भेद के आधार पर मेवाती बोली के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे खड़ी मेवाती, राठी मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती,
बिघोता मेवाती और ब्राह्मण मेवाती। ओके, अब पढ़ेंगे अहिरवाटी, जिसको राठी भी कहते हैं। अहिरवाटी आभीर जाति के क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। इस बोली के क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहा जाता है। ओके, इसलिए इसे राठी भी कहते हैं। यह मुख्यतः अलवर की बहरोड व मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक जिलों एवं दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। यह बांगरू यानी कि हरियाणवी एवं मेवाती के बीच की बोली है। तो ये आप याद रखिएगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बांगड़ू हरियाणवी जो बोली है जिसको बांगड़ू कहते हैं, और मेवाती के बीच की बोली है राठी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, ये याद रखिएगा, हमीर रासो नामक जो महाकाव्य है वो किसने लिखा था? जोधराज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास महाकाव्य। ओके, शंकर राव किसके लेखक हैं? भीम विलास के। जोधराव हमीर रासो के। अली बख्शी ख्याल, लोकनाट्य आदि की रचना इसी बोली में की गई है। नेक्स्ट जो बोली पढ़ेंगे वो है मालवी। यह मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसी बोली में मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए मालवी, ओके, ये मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और इस बोली में मारवाड़ी की और ढूंढाड़ी की दोनों की कुछ कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। तो कहीं कहीं पर मराठी भाषा का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है आपको। बाकी मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों की विशेषताएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। मालवी एक कर्णप्रिय, कर्णप्रिय क्या होती है भाई? जो कानों को सुनने में अच्छा लगे वो कर्णप्रिय कहलाता है। तो मालवी एक कर्णप्रिय एवं कोमल भाषा है। इस बोली का रागड़ी रूप कुछ कर्कश है, जो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। अगली जो बोली है वो है निमाड़ी। निमाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। इसे मालवी की उपबोली माना जाता है। तो निमाड़ी जो है ये मालवी की उपबोली है। निमाड़ी को मालवी की उपबोली माना जाता है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इस पर गुजराती, भीली एवं खानदेशी का प्रभाव है। फिर बात करेंगे खैराड़ी की। खैराड़ी जो है ये शाहपुरा, भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा है उसकी बात कर रहा हूँ। जयपुर के अंदर जो शाहपुरा है उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पे। भीलवाड़ा के अंदर जो शाहपुरा है उसकी बात कर रहे हैं। खैराड़ी जो है शाहपुरा, बूंदी आदि के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली बोली है, जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है। फिर बात करेंगे रागड़ी बोली की। रागड़ी मालवा के राजपूतों में मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से बनी रागड़ी बोली ही प्रचलित है। फिर बात करेंगे शेखावाटी की। मारवाड़ी की उपबोली शेखावाटी राज्य के शेखावाटी क्षेत्र, जो कि सिक्कर, झुंझुनू तथा चूरू जिले को कहते हैं शेखावाटी, इसमें बोली जाती है। ठीक है, जिस पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों का प्रभाव है शेखावाटी पर, मारवाड़ी का भी, ढूंढाड़ी का भी। फिर बात करेंगे गोडवाड़ी की। जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की उपबोली है, गोडवाड़ी। ठीक है, बीसलदेव रासो इस बोली की मुख्य रचना है। तो बीसलदेव रासो याद रखना है आपको। बीसलदेव रासो ये जो है गोडवाड़ी बोली की मुख्य रचना है।
वाल्वी, सिरोही, खड़ी, महाहड़ी इसकी उपबोलियां हैं। तो उपबोलियां कौन कौन सी हैं? गोडवाड़ी की उपबोलियां हैं वाल्वी, सिरोही, खड़ी, महाहड़ी। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे देवड़ावाटी की। देवड़ावाटी यह भी मारवाड़ी की उपबोली है जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। इसका दूसरा नाम सिरोही है, क्योंकि सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है देवड़ावाड़ी, तो इसका दूसरा नाम सिरोही है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्रसिद्ध इटालियन विद्वान एवं भाषा शास्त्री डॉक्टर LP टेसिटोरी, ओके टेसिटोरी आएगा, ये टेसिटोरी, आप इसको सिंपल केवल टेसिटोरी के नाम से याद रखिए। ये इटली के थे और भाषा शास्त्री थे टेसिटोरी। प्रसिद्ध इटालियन विद्वान भाषा शास्त्री डॉक्टर LP टेसिटोरी ने पश्चिमी राजस्थानी की उत्पत्ति तोरसैनी अपभ्रंश में बताई है। श्री टेसिटोरी ने अपना अधिकांश समय बीकानेर में ही गुजारा एवं वहीं उनका देहांत हुआ। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन्स ने राजस्थानी का उद्भव शोरसैनी के नागर अपभ्रंश से होना प्रतिपादित किया। डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया भी इसी मत के समर्थक हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी उत्पत्ति शोरसैनी के सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से बताते हैं। श्री कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एवं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी की उत्पत्ति शोरसैनी के गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं। यही मत अधिकतर सही माना जाता है। अब बात करेंगे राजस्थानी लिपि, मुंडिया और देवनागरी की। ओके, भावों और विचारों को व्यक्त करने वाले चिन्हों, रेखाओं, चित्रों आदि को लिपि कहा जाता है। इस प्रकार भाषा को अंकित करने के लिए, लिखने के लिए जो रीति होती है वो लिपि कहलाती है। दूसरे शब्दों में भाषा की लिखित अभिव्यक्ति के स्वरूप को लिपि या इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है जिसके माध्यम से ही भाषा का साहित्यिक रूप प्रकट होता है। लिपि के माध्यम से हमारी व्यक्तवाणी चिरकाल तक लिखित रूप में सुरक्षित रहती है। मानव सभ्यता की प्रारंभिक लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो शुरुआत में मानव जब प्राचीन समय में मानव की जो लिपि थी वो कैसी थी? चित्रात्मक, मतलब उसमें चित्र थे, चिन्ह वगैरह, अक्षर वगैरह नहीं थे। हमारे देश की प्रारंभिक लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही भारत की अन्य लिपियों का विकास हुआ है। वर्तमान देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से ही क्रमिक रूप से विकसित हुई है। राजस्थानी भाषा की लिपि, राजस्थानी लिपि के अधिकांश अक्षर, स्वर और व्यंजन देवनागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। मात्र कुछ अक्षरों की बनावट में थोड़ा सा अंतर आता है। धीरे धीरे हिंदी के प्रभाव से यह अंतर भी अब सनय मिटता जा रहा है। राजस्थानी लिपि लकीर खींचकर घसीट रूप में लिखी जाती है। इस लिपि का विशुद्ध रूप मुख्य रूप से अदालतों व दफ्तरों में प्रयोग किया जाता है, जिसे कागदारी लिपि कहा जाता है। कागदारी लिपि क्या है? अदालतों और दफ्तरों में प्रयुक्त होने वाली राजस्थान लिपि का विशुद्ध रूप। राजस्थानी लिपि में लय अक्षर का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। लय एवं लय की अलग अलग ध्वनियां हैं। दोनों के प्रयोग का अलग अलग अर्थ होता है, जैसे गाल, मुंह का बाहरी भाग, तथा गाल, तो ये गाल और गाल, ठीक है, गाल और गाल, इस तरीके से दोनों का अलग अलग उच्चारण है। गाल मतलब गाली, गाल मतलब मुंह का अंदरूनी भाग और मुंह का बाहरी भाग। राजस्थानी भाषा में तलव्य शय एवं मूर्धन्य शय की ध्वनियां होती हैं, परंतु राजस्थानी लिपि में इनके लिए
दंत सह का ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार राजस्थानी लिपि में य का स्वतंत्र संकेत नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर य ही लिखते हैं। राजस्थानी लिपि में संयुक्त अक्षरों की ध्वनि नहीं है, जैसे संयुक्त अक्षर श के स्थान पर छ, क या ख लिखा जाता है। जैसे लक्षण को लक्षण, लक्ष्मण को लिक्ष्मण, राक्षस को राक्षस आदि। तो राजस्थानी लिपि में ये जो मैंने बताए ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, याद रखने चाहिए आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुंडिया लिपि आपको बताता हूं। मुंडिया लिपि जो है, ये मुंडिया लिपि, इसमें अक्षर जो हैं मुड़े हुए होते हैं, इसी के कारण इसका नाम मुंडिया लिपि पड़ा। और ये राजस्थान में जो महाजन और बही खातों में जो लिपि यूज होती थी वो लिपि मुंडिया लिपि कहलाती है। ये राजस्थानी भाषा का विशुद्ध रूप है। ठीक है, विशुद्ध रूप, शुद्ध रूप नहीं है भाई, विशुद्ध रूप है, याद रखेंगे, विशुद्ध रूप है। और इसे महाजनी या बणियावाटी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट लिखी जाएगी, बाएं से दाएं। और मुंडिया लिपि के अक्षरों को मुंडिया अक्षर कहते हैं। और मुंडिया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय मुगल सम्राट अकबर के राजस्व विभाग के मुखिया राजा तोडरमल को दिया जाता है। तो ये है मुंडिया लिपि, जो कि राजस्थानी का विशुद्ध रूप है। अब बात करेंगे देवनागरी लिपि की। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास जो है ये सिद्धात्मक, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान में उत्तरी भारत में अधिकांश भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि ही है, और हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। अब देवनागरी का विकास और उद्भव पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि का विकास सिद्ध मात्रका की कुटिल लिपि से हुआ। उद्भव इसका नागरी लिपि से हुआ। बोध गया के महानाम शिलालेख में एवं लेख मंडल की प्रशस्ति में देवनागरी के कुछ लक्षण स्पष्ट होते दृष्टिगोचर होते हैं। 7वीं शताब्दी के आते आते देवनागरी लिपि के ये लक्षण और भी स्पष्ट हो गए थे। 8वीं सदी में देवनागरी पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। 10वीं सदी तक यह लिपि अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर चुकी थी। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हैं। भारत देश की सभी लिपियां जो हैं ब्राह्मी लिपि से विकसित हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक आर्यों ने प्रारंभ किया था, और मुगल काल के प्रारंभ में ब्राह्मी लिपि 2 भागों में विभाजित करी गई, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से आगे जाकर सिद्ध मात्रका लिपि का विकास हुआ। सिद्ध मात्रका लिपि से कुटिल लिपि यानी कि कुटिला अक्षरा लिपि विकसित हुई, जो निम्न 2 भागों में विकसित हुई। पहला नागरी और दूसरा शारदा। नागरी के 2 स्वरूप विकसित हुए, पूर्वी देवनागरी और पश्चिमी देवनागरी। नागरी के पूर्वी रूप से कोमी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला, असमी आदि लिपियों का विकास हुआ, और नागरी के पश्चिमी रूप से गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री और वर्तमान देवनागरी का विकास हुआ। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि का विकास हुआ। देवनागरी नामकरण से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे। इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता था, अतः संस्कृत जो जिस लिपि में लिखा जाने लगा वह देवनागरी कहलाई। इस लिपि का नगरों में अधिक प्रचार था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। बौद्ध ग्रंथों में नाग लिपि का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है, इस लिपि का नगरों में अधिक प्रचार था, इसका मतलब शहर नहीं है भाई। ये जो नागर हैं, नागर ब्राह्मण, इनसे ये गुजरात की एक जाति है नागर ब्राह्मण, यहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। और नागरी लिपि इसलिए ये कहलाई। बौद्ध ग्रंथों में नाग लिपि का उल्लेख मिलता है।
इससे भी विकसित लिपि को नागरी लिपि नाम मिला। देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि भारत की प्रधान लिपि है। संविधान में इसे राजलिपि घोषित किया गया है। यह लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, यानी कि बाएं से दाएं। यह एक वर्णात्मक लिपि है। प्रत्येक वर्ण में ए या अन्य स्वर जुड़ा होने के कारण इसे अर्ध अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं। लेखन और उच्चारण में एकरूपता देखी जा सकती है। वर्णों के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह और चिन्ह का एक ही ध्वनि होना इस वैज्ञानिक लिपि की विशेषता है। देखिए, अभी ये सब चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें मैंने बताई थी बस वही ध्यान रखिए। देवनागरी लिपि के दोष ये आप यहाँ पे कोई खास नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे इनको स्किप कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में सुधार। देवनागरी लिपि में एकरूपता लाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता से पहले से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक अनेक सुधार किए गए हैं। सबसे पहले 1904 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक टाइप बनाया जो तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता था। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में काका कालेलकर के नेतृत्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई। 1945 में नागरी परचारिणी सभा काशी ने लिपि सुधार का प्रयास किया। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। 1953 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की गई। वर्तमान में देवनागरी लिपि का प्रयोग लगभग 120 भाषाओं की लिखित अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, बोडो, सिंधी, मैथिली आदि प्रमुख हैं। बंगला, ओडिसी, गुजराती, तमिल, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं की अपनी अपनी पृथक लिपियां हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा जो कि पिछले 20 सालों में इस टॉपिक से पूछे गए हैं। सबसे पहले निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो निमाड़ी एवं रागड़ी जो है ये मालवी की विशेषता है। मालवी, यहाँ पे सही जवाब होगा मालवी। ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया था ये सवाल। अगला सवाल है मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो मेवाती आपके अलवर साइड बोली जाती है, अलवर भरतपुर। यहाँ पे BSTC प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल। राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? तो ये भारतीय आर्य वंश से जुड़ी हुई भाषा है। जेल प्रहारी 2016 में पूछा गया। अब यहाँ पे सुमिलित करने को बोला गया था। जगरोती, घाटी, नागरचोल और धावड़ी दिया हुआ है एक सूची में। दूसरी सूची में जिला उदयपुर, टोंक, बाड़मेर और आपका करौली दिया हुआ है। तो सही जो मिलान होगा वो आपका ऑप्शन 1 होगा, यानी कि A का मिलान 4 से होगा, यानी कि जगरोती जो है इसका मिलान होगा आपका करौली से। फिर B का मिलान 3 से होगा, यानी कि घाटी जो है इसका मिलान जो है आपका बाड़मेर से होगा। नागरचोल का मिलान आपका 2 नंबर से होगा, टोंक से होगा। और लास्ट में जो बच गया धावड़ी, इसका मिलान आपका होगा उदयपुर से। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। कॉलेज व्याख्याता 2014 का ये सवाल है। सुमेलित युग्म कौन सा है ये पूछा गया BSTC प्रवेश परीक्षा 2014 में। जयपुर ढूंढाड़, जयपुर मरु, उदयपुर मेदपाड़ और उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे सुमेलित हैं चारों। उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवाती जो आपकी है अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है। BSTC 2014 का सवाल है। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली तो वागड़ी बोली कहलाती है, डूंगरपुर में जो बोली जाती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। मालवी, बांसवाड़ा ये गलत है। बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है। ओके, यहाँ पे ये गलत है तो यही आंसर होगा आपका। ढूंढाड़ी जयपुर सही है। मेवाती अलवर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म पहचानिए। टोंक ढूंढाड़ी ये बिल्कुल सही है। पाली बागड़ी ये गलत है, पाली में तो मारवाड़ी बोली जाती है। RS प्री 2012 का सवाल है।
करौली मेवाती बिल्कुल करेक्ट है। 12 में हाड़ौती ये भी सही है, लेकिन पाली में आपकी मारवाड़ी बोली का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? जो नहीं है वो पहचाननी थी। तो देखो यहाँ पे आपकी बीकानेरी भी मारवाड़ी की उपबोली है, जोधपुरी भी और थली भी। नागरचोल जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। RS प्री 2012 में पूछा गया, नागरचोल ढूंढाड़ी की उपबोली है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं आती? तो मेवाड़ी आती है, अहिरवाटी बागड़ी आती है, वज्र नहीं आती, ठीक है, ब्रज बोली जो है ये नहीं आती। निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली जो आपकी बोली जाती है जालोर जिले में। PTI ग्रेड 2 परीक्षा 2011 का सवाल है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी, बेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। 2nd ग्रेड GK परीक्षा 2011 में पूछा गया था। गोडवाड़ी क्या है? पटवारी 2011 का सवाल है, गोडवाड़ी क्या है? तो गोडवाड़ी आपको पता ही है, मारवाड़ी की एक उपबोली है, अभी हमने पढ़ा है आपको विस्तार पूर्वक। 2nd है राजस्थानी भाषा में। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा में पाताल और पीथल की रचना किसने की? पाथल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया का लिखा हुआ साहित्यिक कार्य है। ओके, पटवारी 2011 का सवाल है, पाथल और पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? तो भीलों की बोली वागड़ी को कहा जाता है, वागड़ी याद रखेंगे। मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मालवी आपकी झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। पटवारी 2011 का सवाल है। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मूल भाषा आपकी राजस्थानी है। ओके, आंसर राजस्थानी होगा। अगला सवाल है, मेवाड़ी और बागड़ी के सम्मिश्रण से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? तो मेवाड़ी और बागड़ी की विशेषताएं आपकी पाई जाती हैं, गुजराती नहीं, वज्र नहीं, रागड़ी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, पटवारी 2011 का सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया? तो ये किया गया सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा। ओके, अगला सवाल है, मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी जो है राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। अगला सवाल देखिए, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोली कौन सी बोली जाती है? 2011 पटवारी का सवाल है। तो उदयपुर में और ये सब जो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ है, मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ी बोली जाएगी यहाँ पे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली, देखिए दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान की बोली, ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या बोली जाएगी? मालवी। ओके, झालावाड़ जो जिला जिधर आता है तो मालवी वहां बोली जाती है। अगला सवाल देखिए, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए मैंने इसका आंसर छुपा दिया है यहाँ पे। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग कितना जानते हैं। यहाँ पे मैंने इसका आंसर हाइड कर दिया है, छुपा दिया है। बताइए राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अगला सवाल देखिए, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है पंडित रामकरण असोपा ने। ओके, रामकरण असोवा ने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। तोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी आदि मुख्य बोलियां हैं। तो किसकी मुख्य बोलियां हैं? ये सब मुख्य बोलियां हैं आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2, कठेर मेवाती। ओके, कठेर मेवाती बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, ओहो सॉरी, ये अगला सवाल आ गया। यहाँ पे देखिए, सोडवाड़ी, पावटी, रतलामी, उमठवाड़ी आदि मुख्य बोलियां हैं। तो ये सारी मालवी की मुख्य बोलियां हैं। किसकी हैं? मालवी। ओके, मालवी याद रखिए, मालवी की उपबोलियां हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली जो है वो कठेर मेवाती कहलाती है। अगला सवाल देखिए, पगतिया उतारणों से क्या अभिप्राय है?
तो पगतिया उतारणों से आपका क्या मतलब है पूछा गया था, तो इसका मतलब है आश्वासन देते रहना, पगतिया उतारणों। ओके, मतलब किसी को बहलाते रहना आश्वासन दे दे के। अगला सवाल है सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं, तो कौन सी बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं सोरठा छंद और मांड? ये हैं आपकी मारवाड़ी की विशेषताएं। किसकी हैं? मारवाड़ी। अगला सवाल देखिए, नाक रे चूनो लगाणो से क्या तात्पर्य है? नाक रे चूनो लगाणों से क्या तात्पर्य है, मतलब नाक को चूना लगाने से क्या मतलब है? तो ये इसका मतलब है किसी की इज्जत के बट्टा लगाना। ओके, किसी की इज्जत को बट्टा लगाना, ये इसका मतलब है। ये लोकोक्तियां हैं यहाँ पे राजस्थानी बोली की। अगला सवाल है पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली क्या है? तो मध्य पूर्वी भाग में क्या बोली जाती है? आपकी ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पटवारी 2011 का ये सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि रावलो तेल पलय में ई खटे, रावलो तेल पलय में ई खटे से क्या अभिप्राय है? तो ये राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं, ये पूछी गई हैं कि इनका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है राज का आदेश सर्वोपरि होता है। ठीक है, राजा का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। रावलो तेल पलय में ई खटे। ओके, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज का आदेश जो है सर्वोपरि होता है। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ी का विशुद्ध रूप आपको जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं उनमें दृष्टिगोचर होगा, देखने को मिलेगा मारवाड़ी का विशुद्ध रूप। देखिए, पश्चिमी राजस्थानी के साहित्यिक रूप को मारवाड़ी कहा जाता है, इसे ही राजस्थानी भाषा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो गोडवाड़ी आपकी सिरोही में बोली जाती है। व्याख्या देखिए, सिरोही, जालोर और पाली जिले के पश्चिमी भाग को गोडवाड़ तथा यहाँ की बोली को गोडवाड़ी कहा जाता है। सिरोही, जालोर तथा पाली जिले के पश्चिमी भाग को गोडवाड़ कहा जाता है। यहाँ बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? गोडवाड़ी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो मेवाड़ी कहाँ नहीं बोली जाती है? देखिए, उदयपुर में बोली जाती है बिल्कुल। पाली में यहाँ पे मेवाड़ी नहीं बोली जाएगी, यहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है। तो पाली आंसर होगा यहाँ पे। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2010 का सवाल था। अगला सवाल देखिए, विजयदान देथा किस भाषा के लेखक हैं? तो विजयदान देथा हैं आपके राजस्थानी भाषा के लेखक और बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2010 का ये सवाल था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? तो मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप जो है वो डिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? डिंगल। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2010 का सवाल है। तो ये था वीडियो आपका जो ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा का सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ था राजस्थान की बोलियां, उससे संबंधित। आगे जल्दी मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल के साथ बने रहिए, हमारी मेहनत को प्लीज़ व्यर्थ न जाने दें। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें, आपका एक लाइक हमें उत्साहित करता है आपके लिए और मेहनत करके अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। टेलीग्राम चैनल, आपके जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।